आज हम अपने हाई स्कूल हिंदी का गद्य खंड के पहले पाठ, यानी अगर हम देखें तो ये पाठ 1 है और इसका नाम है मित्रता। इस पर चर्चा करेंगे। इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस प्रकार से थोड़ा सा पाठ हमारा पहला है, इसलिए थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। क्योंकि कई पाठ हैं हमारे गद्य खंड में, और उस गद्य खंड के पाठों का ये पहला पाठ है मित्रता, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक मित्र बनाने के पहले कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, एक मित्र का क्या कर्तव्य है, और मित्रता बनाने के क्रम में कौन कौन सी सावधानियां बरतते हुए हम अपने आप को कुसंगति से बचाने में समर्थ हो सकते हैं, पूरा प्रकाश डाला है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो गद्य खंड है उसमें लगभग 7 पाठ हैं और ये पहला पाठ है। चूँकि हमने हिंदी गद्य और पद्य इतिहास देख लिया है, तो जब भी इस पाठ की शुरुआत करेंगे तो जो इसके लेखक हैं उनको भी हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस काल में आते हैं। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जैसा कि आपको उस समय बताया गया था, ये शुक्ल युग के कवि हैं और इन्हीं के लेखक हैं, और इन्हीं के नाम के आधार पे शुक्ल युग पड़ा। मूल रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार और आलोचक रहे हैं। इलाहाबाद बल्कि बनारस विश्वविद्यालय में इन्होंने प्राध्यापकी का कार्य किया, हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। और यदि हम देखें तो इनका जो जन्म था 1884 ईस्वी को हुआ था, 4 अक्टूबर 1884, अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु इनकी हुई थी 2 फरवरी 1941 ईस्वी में। खड़ी बोली यानी हिंदी खड़ी बोली में इन्होंने अपने पूरे साहित्य की रचना की है, और इनके जीवन परिचय में कौन कौन सी रचनाएं किस किस विधा में इन्होंने किया है उसका विवरण दिया हुआ है। और यदि आप इसमें देखें तो इन्होंने हिंदी शब्द सागर का संपादन कार्य भी किया, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका थी उसका भी संपादन कार्य किया, और कई रचनाओं का इन्होंने अनुवाद भी किया है, संपादन कार्य भी किया है। एकाध इनकी काव्य कृतियाँ भी हैं जिसका नाम यहाँ अभिमन्यु वध दिया गया है। एक कहानी भी इन्होंने लिखी है 11 वर्ष का समय, जो प्रसिद्ध कहानी थी, और ये कहानी द्विवेदी युग में मानी जाती है। तो अगर देखा जाए तो जो शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने हिंदी को एक व्यवस्थित रूप देने में एक अहम भूमिका निभाई है। इनकी जो भाषा है वो संस्कृतनिष्ठ शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है। इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो सारी चिंतामणि नामक निबंध संग्रह में संग्रहित है, और ये जो हमारा मित्रता पाठ है यह भी चिंतामणि में संकलित है। तो आए मित्रता की हम चर्चा करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़े ही व्यावहारिक दृष्टिकोण से इस पाठ की रचना की है, और ख़ास तौर पे उन युवाओं के लिए, उन किशोरों के लिए जो पढ़ने के लिए हॉस्टल या बाहर जाते हैं, और किस प्रकार से वो असावधानीवश मित्र बनाने में कोताही बरतते हैं।
जिसकी वजह से उन्हें भविष्य में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी तो उनका भविष्य भी दांव पर लग जाता है। तो किस तरीके से हम थोड़ी सी सावधानी बरतें कि एक अच्छा मित्र हमें मिल सके, और एक अच्छे मित्र में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि जो मित्र मिले वह हमारा सबसे बड़ा संबल हो, सहारा हो, उत्साह बढ़ाने वाला हो, प्रेरक हो, और इस तरीके से जब जब हम किसी मुसीबत में फंसें तो वह हमें उन मुसीबतों से उबार ले, बचा ले। तो कुछ न कुछ व्यावहारिक रूप से हमें ध्यान देना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी, तभी इस कार्य को हम कर पाएंगे। अन्यथा यदि हम बुरी संगत में फंस गए, ऐसे स्वार्थी और गलत आचरण के लोगों के संपर्क में आ गए तो हमारा जो जीवन है वो नरक बनते देर नहीं लगेगी। और इस पाठ में उन्होंने कुछ ऐतिहासिक उदाहरण देकर के अपने बात की पुष्टि करने का भी प्रयास किया है। आए पाठ की हम चर्चा करें तो इसमें कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं, अवतरण दिए गए हैं। पहला जो अवतरण है बड़ा लंबा है और इस अवतरण में लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो कई लोगों से हमारा संपर्क होता है और उस संपर्क होने के क्रम में हम ऊपरी तौर पे कुछ चीज़ों को देख करके उनके आकर्षण में बंध जाते हैं, जबकि हमें मित्रों का चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए। कोई वस्तु हम बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं तो ठोक बजा कर लेते हैं, परख कर लेते हैं। तो एक मित्र बनाने के लिए भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ कसौटियां हैं जिस पर उस व्यक्ति को कसकर हमें मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा मित्र मिल गया तो वो सबसे बड़ी हमारी संपत्ति होती है, उससे बहुत बड़ी रक्षा होती है और वह एक औषधि के समान होता है। जैसे जब हम किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो औषधि अर्थात दवा लेकर के हम स्वस्थ होने का प्रयास करते हैं, उसी तरीके से हमारे जीवन में जब कोई तकलीफ आती है, कठिनाइयाँ आती हैं, तो एक अच्छा मित्र हमें उन कठिनाइयों से उबारने का कार्य करता है। और जो हमारे अंदर भावनाएं हैं, कुभावनाएं हैं, बुरी भावनाएं हैं, उन दोषों को दूर करता है, और जो सद्भावनाएं हैं, सद्वृत्तियां हैं, उनको बढ़ाता है। और इस प्रकार से हमारे अंदर सत्य, पवित्रता, मर्यादा और प्रेम का वह समावेश करते हुए हमें बुरे मार्ग पर पैर रखने से बचाता है, सचेत करता है। तो अगर हम देखें तो ऐसा व्यक्ति अगर हमें मिल जाए तो हमें हर प्रकार से लाभ ही लाभ होता है। और इसीलिए लेखक ने एक पूरे पैराग्राफ में यह बताने का प्रयास किया है, सारांश रूप में अंतिम 2 पंक्तियां हैं कि अच्छा मित्र हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसे ही लोगों से हम मित्रता करें। अन्यथा हम जब बाहर निकलते हैं और हमारे संपर्क में अगर कोई गलत आदमी आ गया तो हमारा स्वरूप तो कच्ची मिट्टी के समान है, जैसा वो हमें चाहे वैसा बना सकता है, चाहे तो राक्षस बना सकता है और चाहे तो देवता बना सकता है। अतः हमें यदि अच्छा बनना है तो अच्छे लोगों का साथ करना पड़ेगा। दूसरे अवतरण में यदि हम देखें तो उसमें लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि बालपन में भी हम मित्रता करते हैं और जब पढ़ने के लिए किशोरावस्था या युवावस्था में बाहर जाते हैं तो वहाँ भी हम मित्रता करते हैं। दोनों मित्रताओं में अंतर होता है। जो बालपन की मित्रता है उसमें रूठना, मनाना ये सामान्य बात है। थोड़ी देर में हम बिगड़ जाते हैं और थोड़ी देर में ही हम दोस्ती कर लेते हैं। उसमें प्रगाढ़ता नहीं होती, परिपक्वता नहीं होती, एक बचकानापन होता है। यानी अगर हम देखें तो जो बचपन की मित्रता है वह केवल समय सापेक्ष है।
किसी से इतनी घनिष्ठता नहीं होती कि बिना देखे चैन न पड़े, और यदि हमारी कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, तो हम उससे उसका समाधान कराने का प्रयास करें या उससे सलाह लें। जबकि किशोरावस्था और युवावस्था की जो मित्रता होती है वह प्रगाढ़ होती है, घनिष्ठ होती है, और बिना एक दूसरे के सह अनुभूति के हम कोई कार्य नहीं करते। मित्र का सुख दुख हमको अपना सुख दुख लगता है, उसकी तकलीफ़ें हमें अपनी तकलीफ़ें लगती है, और इस प्रकार हम एकाकार स्थापित कर जाते हैं। जीवन में इसी मित्रता का सबसे बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ पर लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमें ऐसी प्रगाढ़ मित्रता करने के क्रम में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमने अपने जीवन में सरलता लाने के लिए दूसरे से अपेक्षा की है, उन गुणों में हमें भी खरा उतरना है। क्योंकि जो सच्चा मित्र होता है वह ऐसा नहीं कि सामने आपकी प्रशंसा करे और पीछे आपकी बुराई करे। सच्चा मित्र ऐसा नहीं होता कि अपना काम निकाल ले और बाद में आपसे घृणा करे। सच्चा मित्र तो सच्चा पथ प्रदर्शक होता है, और जब जब हम मुसीबत में फंसते हैं वह हमारी मदद करता है। वह भाई के समान होता है, और उससे हमारी जो घनिष्ठता है, प्रेम है, वो अत्यंत गहरा होता है। सच्ची सहानुभूति होती है, और एक दूसरे के लाभ हानि को हम अपनी लाभ हानि समझते हैं। मगर इसके लिए यह भी ज़रूरी नहीं है कि समान रुचि के हम हों, समान विचारधारा के हों, और यह भी ज़रूरी नहीं है कि समान आर्थिक आधार के हों। मित्रता के लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है वह है सह अनुभूति। और यहाँ विरोधी गुणों वालों में भी मित्रता हो सकती है, जैसे कर्ण और दुर्योधन की मित्रता, राम और लक्ष्मण की मित्रता। जहाँ राम धीर और शांत थे, वही लक्ष्मण उग्र और उद्धत थे, अर्थात उद्दंड थे। इसी तरीके से और भी यदि हम मित्रता देखें, कृष्ण और सुदामा की मित्रता, कहाँ कृष्ण एक क्षत्रिय थे, राजा थे, और दूसरी तरफ अगर सुदामा को देखें तो ब्राह्मण, निर्धन, गरीब, मगर इनकी मित्रता जगत प्रसिद्ध है। और यदि देखा जाए तो व्यक्ति ऐसे ही गुणों के लिए मित्र बनाने का प्रयास करता है जो उसके अंदर नहीं है, यानी विरोधी जो स्वभाव है एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो हमारे अंदर कमी है वह मित्र के माध्यम से हम अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं। अकबर का भी लेखक ने उदाहरण देकर के बताने का प्रयास किया है कि कितना बड़ा बादशाह था, किंतु मन बहलाने के लिए वह बीरबल के पास जाता था। बीरबल और अकबर की मित्रता जगत प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो मित्रता के लिए कहीं से भी समान विचारधारा, समान आर्थिक व्यवस्था, समान प्रकृति, इनकी जरूरत नहीं होती, बल्कि जो सह अनुभूति है, एक दूसरे की मनोदशा को समझने का जो भाव है, वह सब में समान रूप से कॉमन है। समान रूप से अगर हम देखें तो वो समान है, और इसी गुण के आधार पर हम अच्छे मित्र को अपने जीवन में स्थान दे सकते हैं। यहाँ पर मित्रों के कुछ कर्तव्य लेखक ने बताने का प्रयास किया है, और वो कर्तव्य भी क्या है कि सच्चा मित्र वह होता है जो हमारे उत्साह को बढ़ाए, हम उसकी प्रेरणा से, अपनी क्षमता से बढ़कर भी कार्य कर जाएं, और यदि हमारे अंदर कोई कमी है तो उन कमियों को वह दूर करते हुए सत्य संकल्पों को हमारे हृदय में स्थापित करे, और उसके बल पर हम असंभव कार्य को भी संभव बनाने में समर्थ हो सकें। जिस प्रकार से सुग्रीव ने राम से मित्रता करके अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर कर दिया और उन पर विश्वास करके अपना सब कुछ प्राप्त किया, उसी तरीके से एक मित्र को अपने मित्र पर पूरा भरोसा करते हुए उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने का प्रयत्न करना चाहिए।
क्योंकि सच्चे मित्र से कहीं भी धोखा या छल होने की संभावना नहीं रहती है। और यही चीज़ें हमें अपने आस पड़ोस जान पहचान वाले लोगों के साथ भी रखनी चाहिए। इन नियमों का पालन करना चाहिए। जिनसे हमारा कोई हित नहीं है, जिनसे हमारा कोई काम नहीं बनता है और हानि होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ऐसे लोगों से हमें दूर ही रहना चाहिए। आजकल की जो व्यावहारिक मित्रता है, सामाजिक मित्रता है, उसमें थोड़ा बहुत अच्छे से बोल लेना, एक दूसरे को आमंत्रित करना घर पर भोज के लिए, निमंत्रण के लिए, और एक दूसरे के साथ घूमना, एक दूसरे के साथ नाच रंग सैर सपाटे में शामिल होना, इसी से हम मित्रता करके और इसी को सच्ची मित्रता समझकर हम जीवन में ऐसे व्यक्ति को स्थान दे देते हैं, जबकि ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों से आज हमारी भले घनिष्ठता है, मगर नैतिकता के आधार पर यदि देखा जाए तो भविष्य में इनसे यदि हानि होगी तो बहुत भारी होगी। आजकल के कुछ ऐसे नौजवानों के समूह होते हैं जो यहाँ वहाँ यत्र तत्र घूमते हुए तरह तरह की बुरी आदतों को अपने जीवन में, व्यवहार में अपनाकर वह आज का जो वर्तमान परिवेश है उसके आधार पर एक सी एक जो अनर्गल आदतें हैं उनको अपने जीवन में ढालकर और पैसा खर्च करके अपने समूहों के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों से, ऐसे बुरी आदतों वाले लोगों से हमको बच करके दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग संसार में जो भी आनंद की वस्तुएं हैं, जो भी अच्छे लोगों का आचरण है, उनको ये निरर्थक समझते हैं। उनके लिए तो केवल आनंद और भोग विलास की चीज़ें ही सच्ची सुख देने वाली हैं, और जो इनको इस्तेमाल करने वाला है वही उनका सच्चा साथी है। अतः ऐसे लोगों की मित्रता से हमें बचना चाहिए। यहाँ पर एक बादशाह मकदूनिया का, जिसका नाम था डेमेट्रियस, उसका भी जिक्र लेखक ने करके इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से स्वार्थी तत्व अपने लाभ के लिए हमसे मित्रता करते हैं और पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। एक बार डेमेट्रियस बीमारी अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके पिता उससे मिलने आए, और जब मिलने आए तो एक मित्र डेमेट्रियस का कमरे से बाहर जा रहा था, और जैसे ही पिता कमरे में आए डेमेट्रियस ने कहा कि अभी मुझे ज्वर ने छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ मैंने अभी उसे दरवाजे पर देखा है। तो जो कुसंग है वो खतरनाक भयानक ज्वर के समान होता है। जिस तरह ज्वर हमारे शरीर को बीमार, कमज़ोर और असहाय बना देता है, वैसे ही कुसंगी मित्र हमारी नीतियों का क्षण कर देते हैं, हमारे धन का नाश कर देते हैं, और इस प्रकार हम दीनहीन अवस्था को प्राप्त करके अधोगति की ओर बढ़ते रहते हैं। जबकि जो सत्संगति है वह हमें सहारा देने वाली बाहु के समान होती है और निरंतर हमें ऊपर उठाती जाती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमें बुरी संगत से बचकर सद्संगति के लोगों के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए लाभकारी है। इंग्लैंड के एक विद्वान का भी लेखक ने उदाहरण दिया है कि युवावस्था में उसे राज दरबार में जगह नहीं मिली तो जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। यहाँ सोचने वाली यह बात है कि यदि किसी को किसी उच्च पद पर स्थान नहीं मिलता तो वह अपने भाग्य को सराहता नहीं बल्कि अपने को दुर्भाग्यशाली समझता है। किंतु उस विद्वान ने अपने को इसलिए सराहा क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि राज दरबार में कुछ ऐसे गलत लोग भी थे, गलत आचरण वाले लोग भी थे, जिनके अल्प
समय के साथ के फलस्वरूप उसके आचरण में बदलाव आ जाता, उसका नैतिक पतन हो जाता। अतः वह अपने को सराहता रहा इसीलिए क्योंकि उन बुरे लोगों से वह अपने आप को बचा सका। तो कहीं न कहीं जो पवित्रता है हमारे मन की, हमारे चरित्र की, वह कुसंगति से प्रभावित होती है, चाहे थोड़ी ही देर का साथ क्यों न ऐसे लोगों का हमें मिले। क्योंकि अगर हम बराबर उनके संपर्क में रहेंगे तो एक दिन वही बुराई हमें बुराई नहीं लगेगी और हम स्वयं उस बुराई के भक्त बन जाएंगे। इसलिए हमें ऐसे अश्लील, अपवित्र, फूहड़ बात करने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए और बचकर रहना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पैर में कीचड़ लग जाए तो वह यह नहीं देखता कि उसके पैर का कीचड़ कहाँ लग रहा है। इसी तरीके से चरित्र में यदि दोष आ जाए तो हम यह नहीं देखते कि उस दोष के कारण हमारी कहाँ कहाँ हानि हो रही है। अतः हमें अपने जीवन में सदाचरण का, सदसंगति का समावेश करते हुए कुसंगति से और दुर्व्यवहारी लोगों से दूर रहना चाहिए। लेखक ने अंत में आते आते यह बताने का प्रयास किया है कि जितना हम बुराइयों से और बुरे लोगों से बचेंगे उतना ही हमारा विवेक जागृत होगा, और जब विवेक जागृत होगा तो हम सही निर्णय करने में समर्थ होंगे, सक्षम होंगे। अन्यथा हम भी बुराई के भक्त बन जाएंगे और जो हमारा आचरण है वह कलंकित हो जाएगा। अतः यदि हम इस कलंक से बचना चाहते हैं, अपने चरित्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो बुरे लोगों की संगत की छूत से हमें बचना चाहिए। अंत में एक उसने 2 पंक्तियों के माध्यम से पूरे इस बुरी संगति के प्रभाव को बताने का प्रयास किया है कि काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी हैं पै लागी हैं। कि काजल, काजल माने होता है कालिख लगी हुई कोठरी, जहाँ चारों ओर कालिमा है। उस कमरे में यदि कोई कितना भी अपने आप को बुद्धिमान समझने वाला व्यक्ति प्रवेश कर जाए, कितनी भी सावधानी बरते, मगर कहीं न कहीं उसके कपड़ों पर, उसके शरीर पर कालिख तो लग ही जाएगी, बचाना संभव नहीं होगा। अतः यदि हम बुरी संगति वालों के बीच में रह रहे हैं तो हमारा यह विश्वास कि हम अपने आप को बुराइयों से बचा पाएंगे, यह असंभव ही प्रतीत होता है। अतः हमें बुरे लोगों की संगति से बचना चाहिए और ऐसे बुरे लोगों के साथ से बचना चाहिए और अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए, क्योंकि सच्ची मित्रता के द्वारा ही हम जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब जब हम निराश होंगे, एक सच्चा मित्र हमें सहारा देगा। जब जब हम निराश होंगे वह हमें प्रेरित करेगा। जब जब हम राह से भटकेंगे वह हमारा पथ प्रशस्त करेगा, पथ प्रदर्शन करेगा। इस तरीके से सच्ची मित्रता हमें करने का प्रयास करना चाहिए। अब इस पाठ को यदि हम लें तो इसमें कुछ गद्यांश दिए हुए हैं और उन गद्यांशों के नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। किसी में 3 प्रश्न दिए हैं, किसी में तीसरे में ए बी करके दे दिया गया है, सी दे दिया गया है, यानी 4 या 5 प्रश्न बन जा रहे हैं। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो प्रश्न दिए हुए हैं गद्यांश वाले अंशों में, तो आप देखेंगे कि जो प्रश्न दिए इसमें पहला जो प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ का मतलब होता है पाठ का नाम लिखना और लेखक का नाम। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम मित्रता है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इस तरीके से अगर गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए है तो ऐसा करेंगे, और कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है, हालांकि इस पूरे पाठ में संदर्भ ही ऐसा लिखने के लिए कहा गया है। तो संदर्भ का मतलब ही होता है पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो
उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम मित्रता और इसके लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ऐसा हो जाएगा पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश जैसा कक्षा 9 में आप जानते हैं, पूरे गद्यांश में जिन लाइनों के नीचे काली रेखा है केवल उसका अपने शब्दों में अर्थ लिखना, ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। इसके बाद के जो भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का उत्तर आप गद्यांश जब पढ़ेंगे तो आपको अक्षर से उत्तर मिल जाएगा, या थोड़ा बहुत हेर फेर भी करना पड़ेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। जैसे हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए, तो इसका उत्तर आप देखिए, कि हमें अपने मित्रों से यह आशा करनी चाहिए कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में सहायता करेंगे। तो कहने का आशय केवल इतना है कि जब भी आप प्रश्न पढ़ेंगे तो गद्यांश को आप पढ़ें और उन प्रश्नों के आधार पे आप गद्यांश में उनका उत्तर ढूंढेंगे तो अवश्य मिल जाएगा। तो जितने भी गद्यांश वाला अंश है आप इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार और भी प्रश्न जीवन परिचय से दिए हैं, उसको भी आप जीवन परिचय वाले अंश से देख करके कर लीजिएगा और संक्षिप्त ही करिएगा, जितनी चीज़ें पूछी जाए उतनी केवल करिएगा। और भी जो लघुत्तरी प्रश्न दिए हुए हैं इसको भी आप पढ़ेंगे तो कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। संबंधित जो कठिन प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के उत्तरों को लिख करके आपको PDF फाइल भविष्य में उपलब्ध करा दी जाएगी। इस प्रकार आज का यह मित्रता पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।